अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज एक मिसाल मेरे सामने से गुजरी और एक बड़े सीनियर सहाफ़ी इमरान मीर साहब, उन्होंने ये मिसाल सोशल मीडिया पर दी हुई थी। मुझे बड़ी मुतासर कुन लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मिसाल उन्होंने दी है एक बंदर की और बिल्लियों की। बिल्लियों को एक रोटी मिली और उन्होंने जाकर बंदर से कहा कि हमें ये रोटी जो है मुनसिफाना तरीके से आधी आधी तकसीम कर दी जाए। जब आधी आधी रोटी रखी गई, एक पलड़े में आधी रोटी, एक पलड़े में आधी रोटी, तो एक साइड ने कहा कि जी उसकी जो रोटी है वो ज़्यादा है, मेरी तरफ कम है, तो इंसाफ के तराजू, इंसाफ के पलड़े बराबर किए जाएं। उसने दूसरी तरफ से वो जो जहाँ पर ज़्यादा उसको लग रहा था वेट, वहाँ से थोड़ी सी रोटी तोड़ के मुँह में डाली और खा ली। और उसके बाद जो दूसरी तरफ थी उसने कहा कि भाई अब इस तरफ वेट ज़्यादा हो गया है और उस तरफ कम हो गया है, तो तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। तो बंदर ने अब उस तरफ से रोटी का एक टुकड़ा उतारा और खा लिया, तो अब उसका वज़न कम हो गया और दूसरी तरफ से ज़्यादा। वो यही चक्कर चलता रहा और तराजू के पलड़े बराबर करते करते कहानी कुछ यूँ इख्तिताम पजीर हुई कि सारी की सारी रोटी बंदर खा गया और बिल्लियाँ मुँह देखती रह गईं और इंसाफ के जो पलड़े बराबर हुए तो वो दोनों पलड़े खाली थे। अब ये सूरत हाल अगर आज के दौर में इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो सारी कहानी समझ आ जाती है कि तराजू के पलड़े बराबर करते करते कहीं ये ना हो कि सारी रोटी कोई और खा जाए, इस सारे बहरान का फ़ायदा कोई और उठा जाए। और ये वो कोई और कौन है, ये सब खूब जानते हैं। ये वही है जो सालों से हुक्मरान है, सालों से इंसाफ के तराजू भी वही बराबर कर रहा है और ऊपर नीचे भी वही कर रहा है। वही देखता है कि किसको कब बिठाना है मसनद इक़्तिदार पर और कब निकालना है। और यही सूरत हाल आगे भी चलती रहेगी अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे इनसे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जो बयानात आप देखें दोनों तरफ से, उससे यही पता लग रहा है कि ये लोग कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं और लड़ाई अभी जारी है। वो बहरान जो एक सियासी बहरान था, उस बहरान को किस तरह से एक कानूनी और आइनी बहरान में तब्दील कर दिया गया। मुआशी बहरान बदतरीन हो गया और उसी के साथ अब नया बहरान यानी अदालती बहरान भी जन्म ले चुका है। अदालत को भी खींच खांच कर इस लड़ाई का हिस्सा बना लिया गया है। पूरी तरह से प्लानिंग करके कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुआ जाए। और ये कोशिश क्यों की गई है, कैसे की गई है और क्या इस कोशिश का मुस्तकबिल है, ये भी मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यूअर्स, किस्सा मुख्तसर ये है कि पीटीआई ने जो समाअत की पिटीशन के लिए दरख्वास्तें रखी थी आगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन आपके फैसले के खिलाफ और आइन के खिलाफ जा रहा है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं हो रहा 2 सूबों में, इस समाअत को मुकर्रर किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, तो हर तरफ से हाय कार मच गई है और हर कोई उंगलियां उठाने लगा। किसी को ये याद आ गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, किसी को लगने लगा कि सुओ मोटो नहीं होना चाहिए, किसी को लगने लगा कि बेंच बनाने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास ना हो, किसी को कुछ लगने लगा, किसी को कुछ लगने लगा। सारे मसले मसाइल, सारे अदालती इशूज़ एकदम सबको याद आ गए और सब ने मिलकर सोचा कि चीफ जस्टिस साहब के हाथ पांव बांध दिए जाएं, क्यों ना उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे। वो क्यों डटकर खड़े हैं आइन और कानून के साथ, वो क्यों ताकतवरों के आगे सर निगू नहीं कर रहे, वो क्यों बात नहीं मान रहे। यही सारी कहानी है जो इससे पहले 1997 को भी देखने को मिली थी। आपने इन दिनों में बड़ा जिक्र सुना होगा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ भी यही हुआ था, 1997 में भी यही हुआ था। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। 1997 में जब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त की ये बात है। एक केस के मामले में उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन किया और हथकड़ियाँ तक लगवा दी, बहुत सारे गलत फैसले किए। अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब थे, उन्होंने सुओ मोटो लिया। इस केस पर वो फैसला सुना रहे थे, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस साहब डट गए और उन्होंने किसी किस्म का भी दबाव लेने से इनकार कर दिया। जब बात किसी तौर आगे ना बढ़ी तो सोचा गया कि क्यों ना अदलिया को डिवाइड किया जाए और फिर उसके बाद मुबैना तौर पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला मौजूदा उस वक्त के मौजूद चीफ जस्टिस के खिलाफ लिया गया कि जिसके तहत उनको एक तरह से गैर फाल कर दिया गया और फिर उन पर दबाव भी बढ़ाया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें।
किसी तौर भी हाई कोर्ट के जजेस का ये इस्तेकाक नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कदगन लगाएं या उन्हें ओहदे से बरतरफ करें या फिर उनके हाथ पांव बांधें या किसी भी तरह उन्हें गैर फाल करें। लेकिन ये हुआ और सब ने देखा। लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह फिर भी डट गए और उन्होंने कहा कि वो किसी तौर ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही दबाव में आएंगे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। और ये वही तारीख साज लम्हात थे जिसमें फिर बाकायदा फिजिकली सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला कर दिया गया। PMLN के बहुत से कारकुनान एकदम टूट पड़े इस इमारत पर और ये तस्वीर और वीडियोस आज भी PMLN का पीछा करती हैं, उनको याद दिलाती हैं कि किस तरह से उन्होंने धौंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जत्थे की सूरत में हमला किया और अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की। उस वक्त के चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश की, उनके खिलाफ उन्हीं के मातहत अदलिया के जजेस से फैसले लिखवाए और बगावत करवाई। यही कहानी आज फिर दोहराने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ भी इसी तरह अंदर से, घर के अंदर से बगावत करवाने की ऐसा लग रहा है कोशिश हो रही है। और बाकायदा अब हमने ये कोशिश देखी कि जब एक अच्छा खासा फैसला आ चुका था 5 जजेस का, जिसमें 3 जजेस ने इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बाद अचानक से वो 2 जज साहिबान जो बेंच में शामिल ही नहीं थे, जिन्होंने केस ही नहीं सुना, उसी रोज़ उनका तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये फैसला तो 4-3 का था। भाई, जब आप जज हिस्सा ही नहीं बने बेंच के तो आप फैसले में शामिल कैसे हो गए? लेकिन वो बज़िद हैं कि ये इख्तिलाफी नोट की बुनियाद ही इस बात पर है कि वो उस बेंच का हिस्सा भी थे और ये 4-3 का फैसला था। समाअत के अगले रोज़ जब ये मामला उठा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो ना दी और उन्होंने कहा कि जो फैसला इस वक्त हमारे सामने, जो सवाल है, हमने उसके जवाब लेने हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर तारीख दे सकता है, अपने तौर पर इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल सामने रखा कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद भी कायम रह सकेंगी, तो उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? हमें इन सवालात के जवाबात तलाश करने हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बाद अचानक से जस्टिस मंदोखेल ने ये कह दिया, जमाल मंदोखेल साहब ने, कि जनाब ये तो जो मामला था वो 3-4 का मामला था और इख्तिलाफी नोट मौजूद है। जिसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनको ये कहा कि जनाब अगर ऐसा था तो फिर आप उसी वक्त बताते, ये तो 5 जजेस का फैसला था जिस पर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। और ऐसा उस वक्त जब ऑर्डर दिया था, जब 9 जजेस का इब्तदाई बेंच बना था, उसमें भी आप लोगों ने खुद कहा था कि नया बेंच बनाया जाए और फिर नया बेंच 5 रुकनी था। अब ये मामला सेटल तो हो गया है, लेकिन इससे जो तज्जियाकार हैं, जो सहूलतकार हैं और जो मीडिया में इस हुकूमत के हमनवा हैं, उनको ये मौका मिल गया कि इस बुनियाद पर सारा दिन इसी इशू के इर्द गिर्द घूमते रहें कि जनाब ये फैसला 4-3 का था, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं था, सुओ मोटो क्यों लिया, इन बातों पर घूमते रहें। और जो मेन बात है कि क्या चीफ जस्टिस ने कोई ऐसा फैसला दिया है जो आइन और कानून के खिलाफ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या आइन 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म नहीं देता? क्या चीफ जस्टिस ने भी यही बात नहीं की? तो फिर किस बात पर इतना वावेला मचाया जा रहा है? इस बात की तरफ कोई नहीं आ रहा और आसपास की जो अलग बातें हैं, इसके अलावा जो बातें, उनके ऊपर सारी डिस्कशन का मौजू कर दिया गया। और यही बात फिर हुकूमत ने मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की और रातों रात एक कानून साजी कर ली। इस कानून साजी के तहत चीफ जस्टिस से सुओ मोटो का इख्तियार छीन लिया गया और उसको एक 3 रुकनी कमेटी के तहत पाबंद कर दिया गया। इसी तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए ये तय किया गया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी किया गया कि क्यों ना जो पुराने कुछ ऐसे सियासतदान हैं ज़ख्मी, शिकस्त खुर्दा, उनको भी कोई अपील का हक मिल जाए, क्योंकि सुओ मोटो के खिलाफ अपील का हक नहीं होता। तो इसके ऊपर भी कोशिश की गई कि उनको अपील का हक दिया जाए। हो सकता है कि मुझ समेत बहुत सारे लोग समझते हों कि ये इस्लाहात ज़रूरी हैं। वाकई 1 मैन पावर शो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक ही शख्स ताकत का सरचश्मा बना दिया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो ताकत है, जो रेगुलेशंस हैं, वो तमाम लोगों में बांट दिए जाए ताकि डेमोक्रेसी भी रहे और अदालतों का वक़ार भी रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ये जो अदालती इस्लाहात हैं ये ठीक हैं या गलत हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी टाइमिंग ठीक है। सवाल ये है कि क्या ये किसी एक शख्स को निशाना बनाने के लिए और किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो नहीं की जा रही। सवाल ये है कि क्या इन तमाम इस्लाहात को करते हुए
तमाम स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत की गई है, कोई उनका इनपुट लिया गया है या नहीं? सच्ची बात तो यही है कि इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस को दबाव में लाने के लिए ये इस्लाहात की गई। और दूसरी बात ये कि जिस पार्लियामेंट ने ये इस्लाहात की हैं वो तो खुद एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन की तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो गैर फ़ाल सी है और जिसके आधे मेंबर्स मौजूद ही नहीं हैं, वो किसी भी दूसरे इदारे के लिए कोई इस्लाहाती पैकेज कैसे लेकर आ सकती है, और वो भी उनकी भी मुशावरत के बगैर। लेकिन ये यहाँ पर हुआ और रातों रात ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की गई है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे वकला और कानूनदानों का ख्याल ये है कि असल में तो ये सादा अक्सरियत से कानून साजी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि अदालती इस्लाहात के तहत जो अदालत के तौर तरीके हैं वो सिर्फ अदालत ही अपने तौर पर डिसाइड कर सकती है। कैसे चलना है इसका तरीकाकार अदालत ही अपने रूल्स बना सकती है, और ये रूल्स बनाने का इख्तियार आइन की अमेंडमेंट से मशरूत है। यानी पहले आइनी तरमीम होगी और उसके बाद फिर अदालत को आप पाबंद कर सकते हैं कि वो अपने रूल खुद ना बनाए बल्कि आप उसके रूल बना सकें। बहरहाल ये एक आइनी और कानूनी बहस और हो सकता है ये सारा मामला चैलेंज हो जाए। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज है, और वह नुक्ता ये है कि अवाम की मर्जी का चुनाव नहीं होगा। अवाम के लिए इलेक्शन का जो हक है वो छीन लिया जाएगा, क्योंकि अवाम इस वक्त जिसके हक में खड़ी है उसके हक में बाकी कुव्वतें नहीं हैं। और इतनी सी एक बात है जिसके लिए सारा मैस क्रिएट कर दिया गया है। बाकी इसके गिर्द जितनी मर्जी कहानी बना लें कि पैसे नहीं हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, लोग मौजूद नहीं हैं, अमला दस्तयाब नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, जो मर्जी कहानियाँ बना लें। किस्सा एक लाइन का है और वो सबको पता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना, और यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है, जिसके लिए ये कानून साजियाँ भी हो रही हैं, अदालतों पर हमले भी हो रहे हैं, जज साहिबान को प्रेशर में भी लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह ये रुक जाएगा मामला सारा? नाज़रीन, जब 1997 में ये हुआ था तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में अवाम की एक मौसर नुमाइंदगी मौजूद है। इमरान खान की सूरत में एक पॉपुलर लीडर भी दस्तयाब है और वो तहरीक चलाने की सलाहियत रखता है, और पिछले 1 साल से तकरीबन सड़क पर ही है, तहरीक ही चला रहा है। अब वकला भी हमनवा बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पर इस तरह का दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई कानून साजी करनी है तो मुशावरत की जाए, कानूनी एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। अब देखना यह है कि ये तहरीकें कितनी जान पकड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त तो यही लग रहा है कि ताकतवर बिल्कुल अंधे हाथी की तरह, बदमस्त हाथी की तरह है, जो हर चीज़ को पांव तले रौंदने पर तुला बैठा है। फिर चाहे वो अवाम हो, आइन हो, कानून व इंसाफ हो, अदालतें हों, जो कुछ मर्जी हो। सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि इस मामले को कब तक लटकाया जा सकता है, कितना रोका जा सकता है, और किस में इतना दमखम है कि वो इसके आगे इतनी देर डट सके। अब सूरत हाल खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी आ गई है। क्या वो इस मामले के ऊपर खुद से कोई बड़ा फैसला करके डटे रहेंगे, या फिर बहरान के आगे कोई कोशिश करेंगे कि दरमियाना फैसला दे सकें, या फिर अपनी जान छुड़ा के पार्लियामेंट की तरफ मामला भेज दें? अब बहुत कुछ चीफ जस्टिस के फैसले पर डिपेंड करता है। ये 2 रातों में काफ़ी कुछ हुआ है। जस्टिस मंदोखेल के हवाले से भी इस तरह की खबरें हैं कि शायद उनको भी कोई प्रेशर का सामना करना पड़ा है, और हो सकता है कि अब जो नया एक ऑर्डर आया जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, उनकी जानिब से एक ऑर्डर पास किया गया है। केस तो वैसे वो हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबर देने का था, लेकिन उसके तहत उन्होंने फैसला जारी करते हुए उसमें इजाफी तौर पर यह भी लिख दिया है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब तक कि ये तरामीम जो कि की जा रही हैं अदालती कानून में, उसमें जब तक तरामीम मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक ना तो वो बेंचेस बना सकते हैं और ना ही सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें रोक दिया गया है। अब ये भी अपनी मिसाल आप है कि क्या वाकई 2 मातहत 2 कम सीनियर जज चीफ जस्टिस को किसी काम से रोक सकते हैं? जब एक कानून अभी बना ही नहीं है तो उसके तहत आप कैसे चीफ जस्टिस को अभी कदगन लगा सकते हैं कि आप बेंच नहीं बना सकते या आप कोई कानून नहीं रोक सकते? सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो और 3-4 महीनों में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये जो सारी कदगनें लगाई गई हैं, जो हाथ पांव रोके गए हैं, बांधे गए हैं, ये किसके बांधे गए हैं? देखा जाए तो आगे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ही इख्तियारात को महदूद किया गया है।
काजी फायज ईसा साहब, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि वो ताकतवर हलकों को भी कुछ इतना अच्छा नहीं लगते। यही वजह है कि जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने का फैसला जारी किया तो उस वक्त भी उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, उन्हें बड़े दबाव का सामना था। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में ताकतवर हलकों के इमा पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल किया गया कि किसी तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही फारिग कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आने वाले चीफ जस्टिस के भी हाथ पांव बांध नहीं दिए गए? और इसके साथ साथ इन अदालती इस्लाहात के नाम पर मियां साहब के हवाले से भी यह बात की जा रही है कि उन्हें भी अपील का हक दिया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह बादले ना ख्वास्ता तमाम तर जोर लगाने के बावजूद भी इलेक्शन में जाना भी पड़े तो फिर इधर से तराजू के पलड़े बराबर करते हुए मियां साहब की नाअहली को भी ख़त्म कराया जा सके। और हो सकता है इस दौरान इमरान खान साहब को भी नाअहल करके तराजू के पलड़े बराबर करने की कोशिश में इस तरह की कोई हरकतें की जाएं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या खुदा न खास्ता फिर से कोई उन पर अटैक किया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन अभी इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। बहुत से किरदार ऐसे हैं जो अगर अपना वाकई डट कर रोल अदा करें तो फिर बहुत सारी बदनीयतियों को ख़त्म किया जा सकता है। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।